गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आर ओ 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के क्रम में हम लोग टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का ये चल ही रहा है, आपको हिस्ट्री और साइंस टेक के भी आपको टेस्ट मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग हमारा टेस्ट सेट नंबर है 8। ओके, ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते रहते हैं जिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पे आपको समझाना जरूरी है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले सीधे। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है नंबर 1, देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? देखिए, जो जुआरी नदी है ना आपका, कहां पर है? जो आपका पश्चिमी तट है, इधर आपके वेस्टर्न घाट माउंटेन है, आपको पता है। ओके, और यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम क्या है भाई? गोवा। ओके, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। एक है मांडोवी नदी, मांडोवी नदी, और दूसरी है आपकी जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी नदी। ये दो प्राइमरी रिवर है जो वहां पे इरिगेशन, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, बाकी इन सब कामों में यूज किए जाते हैं इन नदियों का। ओके, जिसमें अगर हम बात करें मांडोवी नदी को, यहाँ की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, इसके यूज की वजह से लाइफ लाइन ऑफ गोवा। ओके, बट यहाँ की अगर हम बात करें, गोवा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर जो है वो कौन सी है? यही जुआरी नदी है। ठीक है, ओके, जो कि कहाँ से निकल रही है? वेस्टर्न घाट माउंटेन से निकल रही है, और गोवा से होते हुए किस में जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि ये जो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होके आपका अरब सागर में गिरती हैं, ये मैक्सिमम नदियां यहाँ पे, चूंकि डिस्टेंस कम होती है, इनके पास सेडिमेंट की मात्रा कम होती है, अवसाद कम होते हैं, तो ये नदियां डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं। क्लियर है? ओके, और इनका जो तटीय क्षेत्र है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो भी सागर तल के लगभग समान है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब टाइड की कंडीशन बनती है तो इनके पास जो थोड़े बहुत अवसाद होते हैं, इन तटीय क्षेत्रों में ये जमा करते हैं, सागरीय जल उसको वापस बहा के सागर की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे मुहानों को हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। क्लियर है? ओके, एस्चुरी या ज्वार नद मुख। तो मैक्सिमम नदियां, जैसे हम नर्मदा बात करें, ताप्ती बात करें, ये सब हो गए, जुआरी हो गया, ठीक है ना, मांडवी हो गया, ये मैक्सिमम नदियां आपकी क्या बनाती हैं? यही ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती है। अब इसमें देखें, जुआरी नदी किस की एस्चुरी पे, कौन सा इसमें से पोर्ट जो दिया गया है वो स्थित है? देखिए, तूतीकोरिन कहाँ पे है? ये तमिलनाडु, ये तो इधर आपका कोरोमंडल वाला इलाका पड़ जाएगा। पारादीप ओडिशा में हो गया, ठीक है ना। कोच्चि आपका केरला वाला रीजन हो गया, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मार्मागांव जो है, मार्मागांव जो पोर्ट है आपका, ये इंडिया के जो टोटल 13 मेजर पोर्ट है, 13 बड़े बंदरगाह है भारत में, ध्यान रखिएगा। उन बड़े बंदरगाहों में से एक जो है आपका मार्मागांव है, बाकी ये नीचे दिए हुए हैं। ओके, तो मार्मागांव ये वही गोवा में स्थित है, और आपका किस नदी पे? जुआरी नदी के एस्चुरी पर ये बना हुआ है। क्लियर है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सीधे। ओके, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी से मतलब है वही जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़, यानी नदी के द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं, उनके निक्षेपण से जो लेयर सॉइल की बनती है, मृदा की परत बनती है, उसी को हम लोग कछारी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्लियर है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी ओल्ड एलुवियल की बात कर रहा है, यानी पुराने जलोढ़ से निर्मित, तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, नवीन जलोढ़ों से जो निर्मित होते हैं, न्यू एलुवियल से, उनको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ओके, और जो पुराने जलोढ़ से निर्मित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है भाई बांगर। बांगर। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बांगर। जबकि भाबर जो है, जब मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था, ज्योग्राफी में भी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा इसको, जो माउंटेन एरिया से जब रिवर निकलती है ना, तो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर अवसाद होते हैं उनको लेके आती हैं, और जैसे ही वो मैदानों में प्रवेश करती हैं, ओके, यहाँ पे एलुवियल फैन बनाती हैं, और वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं गिरिपथ क्षेत्रों में, उनको डिपोजिट करके छोड़ के आगे निकल जाती है। तो ऐसे एरिया जो पहाड़ों
पहाड़ों के गिरिपथ क्षेत्रों में है, ओके, पर्वतों के, और वहां पे बड़े साइज के जो अवसाद है, सेडिमेंट, जैसे बोल्डर हो गया, पत्थर हो गया, बड़े साइज के, तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र में नदियां नॉर्मली दिखाई नहीं देती, इन बड़े पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती है, इसलिए कहा जाता है भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त भी हो जाती है। बांगर की बात की हमने, ये बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है, ओके। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ों से बनता है, जो नदी की मुख्य धारा है, ठीक है ना, यानी मेन उसका चैनल है, उस चैनल के थोड़ा सा ऊपर ये मिलते हैं। जनरली हर वर्षा के मौसम में, जो मॉनसून टाइम होता है, उसमें इन क्षेत्रों तक पानी जब नदी का जल पहुंचता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हर साल यहाँ पे नवीन अवसाद डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, खादर का निर्माण होता है। तो खादर बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है ना, ओके। और तराई रीजन हो गया, तो ये जो भाबर है ना, भाबर के बाद जो अवसाद की मात्रा होती है थोड़ी छोटी हो जाती है, ओके। और यहाँ पे आपका बजरी, कंकड़, पत्थर, इस टाइप के अवसाद मिलेंगे, ठीक है, वो भाबर के आगे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे नदियां पुनः दिखाई देने लग जाती हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम तराई रीजन कहते हैं। क्लियर है, ओके। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांगर, करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो पुराने जलोढ़ होते हैं ना, उनमें अगर हम बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर वगैरह, ये सब जो है आपके बड़ी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए बांगर क्षेत्र जो होते हैं वो सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए बड़े प्रमुख सोर्स है रॉ मटेरियल है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 पे। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? ओके, देखिए ये नीचे आपका भूभाग दिए गए हैं, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन, टर्शरी, ठीक है। ये बेसिकली चट्टानों का क्रम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे। भारतीय चट्टानों को हम बात करें तो भारतीय जो चट्टान है ना, उनको हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करते हैं, उनकी संरचना और उनके निर्माण काल के आधार पे। सबसे पुराना हमारे पृथ्वी पे जो सबसे पुरानी चट्टान पाई जाती है, उनको कहते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सा भाई? आर्कियन, आर्कियन चट्टान है, ओके, चट्टान। क्लियर है? तो भारत में जो चट्टानें पाई जाती है, उनको 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। आर्कियन हो गया, इसके बाद कौन आएगा? पुराण, पुराण कल्प की चट्टानें, ओके। इसके बाद हो गया आपका द्रविड़, द्रविड़ समय की चट्टानें, और इसके बाद हो जाएगा आपका आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य क्रम की चट्टान, ठीक है। देखिए आर्कियन चट्टान जो है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये क्रम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आर्कियन क्रम की चट्टान में पहला जो है वो आर्कियन चट्टान हुआ, जो सबसे ओल्डेस्ट है। ये आर्कियन चट्टान, ये भूगर्भ के अंदर काफी गहराई में मिलते हैं, इसलिए ये सरफेस पे आपको जनरली नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ इंडिया में पाए जाने वाले जो सतह पे दिखाई देते हैं, ऐसी चट्टानें जो है सबसे पुरानी कौन सी है? धारवाड़ है। आर्कियन भूगर्भ के अंदर काफी है, इनका निर्माण तभी हुआ है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो उस क्रम में जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर जमा, उसके जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ओके। धारवाड़ क्रम की चट्टान आती है। फिर इसके बाद पुराण में चलते हैं हम लोग। पुराण में कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें आपका विंध्य, ओके। फिर द्रविड़ कल्प हो गया। फिर आर्य में आ जाएगा गोंडवाना क्रम, गोंडवाना। फिर इसमें दक्कन, दक्कन, और तीसरा हो गया आपका टर्शियरी या तृतीय कल्प की चट्टान, टर्शियरी, जिसमें हिमालय वगैरह का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो ये भारतीय चट्टानों का विभाजन है उनके टाइम स्केल के आधार पे, उनके जियोलॉजिकल स्केल के आधार पे बात करें हम तो आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य। आर्कियन में आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पुराण में आपके आ गया कुड़प्पा, विंध्य, ओके, और द्रविड़ आपका द्रविड़ कल्प हो गया इसमें, और आर्य जो हो गया, आर्य में गोंडवाना, ओके। इसके बाद दक्कन और इसके बाद टर्शियरी क्रम की चट्टानें ये शामिल की जाती है। क्लियर है? देखिए आर्कियन, इसमें धात्विक खनिज बहुत मात्रा में मिलती है, ठीक है, जो मुख्यतः लावा से बने हैं, लावा के ठंडा होने से तो धातु की मात्रा इसमें ज्यादा, इसमें फॉसिल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स का निर्माण जो है, फॉसिल्स यहां से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसके बाद जो गोंडवाना वगैरह आएगा, देखिए जब पेड़ पौधे जो इनके अवशेष होते हैं, यही जब चट्टानों के नीचे हाई प्रेशर टेम्परेचर में जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयला वगैरह में, और जो जीव होते हैं, जीवों के अस्म पेट्रोलियम वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। तो जब यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति देखी जाती है, इसके बाद से आपको गोंडवाना हो गया, दक्कन हो गया, इनमें आपको क्या मिलेंगे?
जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा है कि कोयला किस भूभाग में निक्षेपित है। तो भाई जो गोंडवाना है यहीं पे आपके वेजिटेशंस वगैरह उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पर द्रविडियन में देखेंगे, और उन्हीं के दबने से, सिंक होने से बाद में वही किसमें बनते हैं, कोल रिजर्व में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो गोंडवाना क्रम है ना, ये कोल रिजर्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो 99% कोयला है वो इसी क्रम में, इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है ना। ओके। जिसमें कि मैक्सिमम जो कोयला होता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। कैसा होता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का होता है। और ये जो चट्टान है ये मुख्यतः आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये वाला जो क्षेत्र है वहां पे मिलेगा। ठीक है। मुख्यतः मैं कह दूं छोटा नागपुर, पठार वाला जो एरिया है, ओके, और दामोदर रिवर वैली जो है, दामोदर नदी घाटी, महानदी, इन घाटियों में आपको क्या मिलेगा, ये चट्टानें मिलती है। क्लियर। तो आपको आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो संशोधित एक्ट आया था 2016 में, राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 आया, उसमें क्या किया गया, शुरू में हमारे 6 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग थे। ठीक है ना। टोटल कितने थे? 6। 2016 में जो ये एक्ट आया उसमें 105 और ऐड कर दिए गए। 105 जलमार्ग। ये जलमार्ग इनलैंड वाटर, अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं। परिवहन, इनसे व्यापार और टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर है? ओके। तो हम बात करें इन जलमार्गों में तो 105 ऐड कर दिए, 6 पहले थे। तो वर्तमान में कितने जलमार्ग हैं? टोटल 111 जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है ना। ओके, ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के तहत? वो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत। क्लियर है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो है, सबसे पहला और सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे जो है वो कौन सा है भाई? तो नेशनल वाटरवे जो है नंबर 1, जो कि आपका इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको कहते हैं हम लोग, इलाहाबाद या प्रयागराज, यहां से लेके कहां तक? हल्दिया तक, वेस्ट बंगाल, हल्दिया। ओके ना। इस पे कौन सी नदी? गंगा नदी जो है उसी पर आपका ये बना हुआ है। क्लियर है? ओके। और भाई गंगा नदी, फिर बाद में ये हल्दिया जो एरिया है वो आपका आ जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, कौन सी? हुगली नदी। तो इन दोनों से लिंक होता है ये। ठीक है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें 1620 किलोमीटर। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है ना। ओके। इसके अलावा तो आंसर आपका क्या हो गया? प्रयागराज से हल्दिया तक, विच इज 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य जलमार्ग है, देखिए 111 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनका कोई मतलब भी नहीं है। आप केवल 6 याद रख सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं आपको, देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए नेशनल वाटरवे नंबर 1, देखिए गंगा भागीरथी हुगली जो है, हल्दिया से इलाहाबाद, ये वाला 1620 किलोमीटर, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके। नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे सादिया है और यहाँ पे धुबरी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाला रीजन, ये वाला नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। ध्यान रखिएगा, सादिया से धुबरी तक। ओके। ये आपका, इसकी लंबाई हो गई 891 किलोमीटर। क्लियर। नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3। आप आ जाइए यहाँ पे, ये वाला एरिया है केरला में। ठीक है ना। यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट कनाल है उस पर बनाया हुआ है उद्योग मंडल जो है, उस पे उद्योग मंडल। ठीक है ना। हाँ, उद्योग मंडल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे केरला में ये बनाया गया है आपका कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ठीक है ना। तो ये वाला नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया। 205 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, कनाल नहर पे बना रखा है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 पे चलते हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको। ठीक है। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो आपका बेसिकली जो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, कावेरी नहीं, कृष्णा और गोदावरी नदी है, इनके बेसिन में ये बनाया गया है। मुख्यतः कृष्णा नदी 82 किलोमीटर ये। ओके। तो ये था आपके कुछ। नेशनल वाटरवे नंबर 5 भी देख लेते हैं हम लोग। जो 5 है आपका ओडिशा और वेस्ट बंगाल में, जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये वाला देख रहे हैं आप। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे ब्राह्मणी नदी जो है और महानदी, उस पर बना हुआ है कौन सा? नेशनल वाटरवे नंबर 5 आपका। क्लियर है? ओके। और नेशनल वाटरवे नंबर 6 भी बता दे रहा हूं आपको, लगे हाथ। तो 6 जो है, यहाँ मिजोरम, मणिपुर और यहाँ असम से होते हुए एक नदी आती है जो फाइनली बांग्लादेश में जाके किसमें? ब्रह्मपुत्रा में मेघना नदी नाम से जुड़ती है, जिसका नाम क्या है इंडिया में? बराक नदी। बराक एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी
नदी है और इसी पर ही आपका नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो है वो सिचुएटेड है। क्लियर है? ओके, तो आपके ये कुछ क्रम दिए गए हैं। 1 यहाँ हो गया, 1 ये वाला हो गया, 2 ये हो गया, 3 आपका यहाँ हो गया, 4 5 ओके और 6 आपका ये हो गया। क्लियर है? तो ये आपके वाटरवे हैं जिनको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देखिए भंडार और उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहा है तो भंडार हमारे यहाँ अगर हम देखें, मैंने अभी बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का मैक्सिमम जो कोयला रिजर्व है वो पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी जो है उस क्षेत्र में फैला हुआ है। दामोदर नदी घाटी में अगर हम केवल इस घाटी की ही बात करें अकेले, तो ये जो है इंडिया का टोटल कोल रिजर्व का 46% अकेले इस एरिया में है। क्लियर है? तो इसको स्टोर हाउस ऑफ कोल रिजर्व भी कहते हैं इंडिया में, भारत में, ठीक है ना। ओके, तो दामोदर नदी घाटी कोयला के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भी ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके भैया, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है? तो हिमालय, देखिए ग्रेट हिमालय की चोटियां इसमें मैक्सिमम दिख रही हैं आपको, जिसमें अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट, जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा ये भी वहीं नेपाल में है। मकालू वहीं पर है। क्लियर है? ओके, इसमें हम बात करें इसी ग्रेट हिमालय में, जैसे अगर हम चले यहाँ पे आपका नागा पर्वत ओके, और यहाँ पे आपका नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर इसके बाद कौन आ जाता है? जो हो गया आपका केदारनाथ बद्रीनाथ ओके, ठीक है। और आपका नेपाल में चले हम लोग एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। इंडिया में जो अगेन सिक्किम में आ जाएगा कंचनजंगा, ये भी आपका इसी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय की श्रेणी है कंचनजंगा, ठीक है ना। ओके, और यहीं पे आपका आ जाएगा धौलागिरी ओके। धौलाधर रेंज अलग है, ये धौलागिरी पर्वत है, ओके ना। ये तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नागा पर्वत, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये सारे पर्वत किसके हैं? ये सब ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, या आप उसको कहते हैं हिमाद्री, उसी का ही हिस्सा है। क्लियर है? ओके, जिसमें ये एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा भी हो गया, ठीक है ना। ये सब किसका हो गया पार्ट? नेपाल। कामेत जो है, कामेत हम चलेंगे नीचे आएंगे लेसर हिमालय वाले रीजन में, तो यहां पे पहुंचेंगे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो यहां पे आपको कामेत पर्वत दिखाई देगा, तो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, तो ये इंडिया का पार्ट हो गया, बाकी आपका चाइना का पार्ट नेपाल का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? देखिए पवनें 3 प्रकार की होती है, पवनों को, विंड्स को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन सा? नंबर 1 है भाई आपका भूमंडलीय पवन, या इनको आप क्या कहते हैं? सनातनी पवन, जो हमेशा ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, सनातनी पवन, ठीक है ना। या इनको प्राथमिक पवनें भी कह सकते हैं, प्राइमरी विंड। ओके, तो ये पूरे भूमंडल पे, किसी छोटे मोटे एरिया में नहीं, पूरे ग्लोब पे एक बड़े एरिया में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो नाम है आपका व्यापारिक पौने, ठीक है। इसके बाद आपका जो पछुआ पौने, इसके बाद आपका ध्रुवीय पौने, ये सब किसके पार्ट है भाई? ये इसी भूमंडलीय पवन के। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? मौसमी पवने, ओके, ठीक है। ये मौसमी पवनें ये मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यानी इनकी दिशा फिक्स नहीं रहती है, जैसे मौसम चेंज होता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें मानसूनी पवन कैसी है? इसी प्रकार की मौसमी पवनें है। क्लियर है? ओके, तो भूमंडलीय पवन हो गया, और इसके बाद हम लोग सेकेंडरी टाइप में चलेंगे, द्वितीयक पवन इनको कह सकते हैं हम लोग, ओके। और ये आपका दैनिक स्तर पे डेली, ठीक है ना, स्थानीय पवन इनको कह सकते हैं हम लोग,
स्थानीय पवन के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये पवनें किसी छोटे एरिया में, ठीक है ना, प्रवाहित होती रहती हैं। जैसे हम बात करें, लू हो गया, ठीक है ना, मिस्ट्रल हो गया, बोरा हो गया, काराबुरान हो गया, चिनूक हो गई, ये सारी स्थानीय पवनें हैं। क्लियर है? तो भूमंडलीय पवन, स्थलीय पवन, मौसमी पवन है। ठीक है, मानसूनी पवन के अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप लोग। स्थलीय समीर चेंज होते रहते हैं, दिन रात के अनुसार चेंज होते हैं वो। सागरीय समीर, सागरीय समीर, ओके ना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं ना, तो वो इसी के पार्ट हो गए। और इसके अलावा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, घाटी समीर, पर्वत समीर, ठीक है ना, वो भी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे वैली विंड हो गया, माउंटेन विंड हो गया। ओके, तो ये मौसमी के। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। चले, तो देखिए इसमें मौसमी पवन हमने बात की, व्यापारिक पवन है भूमंडलीय का, पश्चिमी भूमंडलीय का। स्थल समीर आपका हो गया, किसका स्थल समीर हो गया हमारा, ये स्थानीय पवनों का। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। मानसूनी पवन जो है ये मौसम के अनुसार चेंज होता है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इनका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा, हमने विंड वाला चैप्टर कर रखा है आई थिंक, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पे अगर होगा तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें स्थानीय पवनें बड़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता रहता है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए मिस्ट्रल कहाँ पे प्रवाहित होती है, मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है, ये किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो इनका लोकेशन याद रखना है। ओके, ये ठंडी है, गर्म है, ये भी याद रखना है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी विंड्स है, उनके नाम आपको देखने हैं, रीजन देखने हैं, किस रीजन में वो प्रवाहित होती है। क्लियर? ओके, इसमें मैं शॉर्ट में स्थल समीर की बात कर लूं। स्थल समीर और सागर समीर दो चीजें होती हैं, ये है क्या? देखिए, दिन और रात के समय, दिन के समय क्या होता है, जब लैंड सरफेस, एक तरफ लैंड है, यहां पे देखिए ये लैंड है और यहां पे वाटर है। ठीक है, दिन के समय में क्या होता है, लैंड तेजी से गर्म होता है और वाटर जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है। तो लैंड तेजी से गर्म होता है, इससे कांटेक्ट में आने वाली जो एयर होती है वो भी जल्दी से गर्म होके ऊपर उठने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि सागर की जो सतह है वो अभी इतनी ज्यादा गर्म नहीं हुई है, तो इसकी तुलना में यहाँ पे वायु दाब कैसा होगा, उच्च होगा। ठीक है ना, तो हवाएं दिन के समय में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सागरीय समीर कहेंगे। सागर से चल रही है ना, सागरीय समीर। ओके, और रात के समय क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रात के समय लैंड तेजी से ठंडा होते हैं, जबकि वाटर जो होता है धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये तेजी से ठंडा होगा रात में, तो यहाँ हाई प्रेशर, और चूंकि ये दिन भर गर्म हुआ है, अब रात में धीरे धीरे ठंडा होगा, तो इसकी तुलना में यहाँ पे अभी भी कैसा होगा, गर्म होगा एटमॉस्फेयर, और ये लो प्रेशर। तो रात के समय में हवा लैंड से सी की ओर चलेगी। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज या स्थल समीर। क्लियर है? तो दिन और रात में चेंज होने के कारण भी इनको दैनिक परिवर्तन के आधार पे हम लोग इन हवाओं को डिवाइड करते हैं। तो स्थल समीर हो गया और जो सागर समीर हो गया। इसी तरीके से पवनी जो पवनें होती हैं पर्वत घाटियों में भी प्रवाहित होते हैं। क्लियर है? तो इसके चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो आंसर आपका होगा मानसूनी पवनें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, समय थोड़ा सा सीमित है तो उसमें हमको सभी क्वेश्चन भी करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस देशों के साथ सीमा बनाता है। यूक्रेन एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया रहा है इस वर्ष। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसी की इंटरनेशनल बाउंड्री पे। तो देखिए इसमें जो मेनली है यूक्रेन जो है, यहाँ रसिया हो गया। ठीक है, रसिया इसका जो पूर्वी हिस्सा है उस पे पूरे पे रसिया के साथ बाउंड्री बनाता है। उसके बाद बेलारूस आ जाता है। ठीक है ना, ओके, इसके बाद कौन आ जाता है, पोलैंड। बेलारूस हो गया, बेलारूस, ओके, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया, ओके, फिर इसके बाद कौन हो गया, हंगरी हो गया, हंगरी हो गया, फिर इसके बाद हो गया रोमानिया हो गया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो क्या बनाती हैं, इसके साथ सीमा बनाती हैं अंतरराष्ट्रीय। तो बेलारूस, हंगरी, रोमानिया, जॉर्जिया जो है इसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, तो ऐसे कोई एरिया हो ना, जैसे अभी इजराइल, गाजा, ये सब एरिया चल रहे हैं, तो मैप पे आप इनकी लोकेशन देखिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पूछ सकता है कि इजराइल किस किस देश के साथ, लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ,
सऊदी अरब के साथ, किसके साथ, भूमध्य सागर के साथ, किधर कहाँ कैसे सीमा बना रही, ये सारा वहां का आपको पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हिंद महासागर लगभग 73 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में को कवर करता है, जो दुनिया के महासागरों के द्वारा कवर किए गए कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो एक ये नॉर्मल सा फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर हम बात करें हिंद महासागर, देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका, ठीक है, वो है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, तो वो सबसे लार्जेस्ट एरिया वो कवर करता है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन केवल उन सभी महासागरों में 20% का हिस्सेदारी अपनी रखता है। क्लियर है, तो 20% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मरुस्थलीय क्षेत्र की अवशिष्ट पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए मरुस्थली जो स्थल पे जो हमारे स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर आप लोग देखिएगा जिसमें नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, ये सब अपर्दन अपक्षय ये सारे फैक्टर्स जो है वहां पे आते हैं। तो वहां से जो विंड्स होती हैं, विंड्स वो अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है ना, इन पर्वतों का क्या करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि हवाएं जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ क्या लेती हैं, वो डस्ट पार्टिकल या रेत के कण जो है, धूल के कण, वो लेके बहुत तेजी से चलती है, ठीक। और ऐसे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, चूंकि वजन में ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा पाते, ओके, तो ये नीचे ज्यादा इरोजन करते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे मशरूम रॉक वगैरह बनती है, इंसेलबर्ग बनते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब आकृतियां जो है इन्हीं अपर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही मरुस्थलों में देखे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग आकृति के आधार पे उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया जाता है। कुछ अपर्दन से बनते हैं, कुछ अपर्दन से निर्मित जो अवसाद होते हैं उनके निक्षेपण से बनते हैं, ठीक है। ये अपर्दन और निक्षेपण, इन्हीं दो कारणों से ही स्थल स्वरूप या तो निर्मित होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं। क्लियर है, ओके। तो मरुस्थलों की बात कर रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कि कौन इनमें से अवशिष्ट पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने इसमें आई थिंक फिगर भी आपका डाल रखा है, ओके। ये आपका क्वेश्चन पे आए पहले, प्लाया और आपका पेडिमेंट, इनको छोड़ दें अभी। इंसेलबर्ग और मोनोडनॉक, ठीक है ना, इंसेलबर्ग एंड मोनोडनॉक, ये क्या है, जनरली ये सिमिलर सी चीजें हैं, ठीक है ना, इनमें ज्यादा डिफरेंस देखने को, इंसेलबर्ग को हम जनरली मोनोडनॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आपके रॉक्स हैं, सीधे फिगर पे आए, ठीक है। जैसे मान लो पहले ये कोई एक पूरा कंप्लीट क्या था, माउंटेन था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इनके साइड जो पोर्शन है ये वेदरिंग की वजह से क्या हो गया, जो अपक्षय होता है उस प्रक्रिया के माध्यम से कमजोर होने लगे, और यहां बहने वाली हवाओं ने इनको धीरे धीरे इरोड करते करते खत्म कर दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से ये शेप क्रिएट कर लेते हैं एक उठा हुआ माउंटेन के रूप में, और आसपास के इसके जो लैंड सरफेस है वो इरोड हो चुके हैं। क्लियर है, यानी इसका हिस्सा बाकी इरोड हो चुका है। तो ऐसे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडनॉक कहते हैं। क्लियर है, और एक इसी तरीके का जिसका टॉप कैसा है, ऐसा फ्लैटेड टाइप का है, एक प्लेट्यू की तरह लग रहा है, पठार की तरह लग रहा है, तो लेकिन ये कभी क्या था, पूरा पर्वत था, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके साइड भाग क्या हो गए, अपर्दित हो गए, और जिसकी वजह से यहाँ पे खड़ी ढलाने बन गई है, ओके, और ये आपका ऊपर टॉप फ्लैटेड बन गया। क्लियर है, तो ऐसे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में, तो वहां पे उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग, और ये वाला हो गया मोनोडनॉक, ठीक है ना, ओके। तो ये दो आपके हो गए इनमें। अब हम बात करते हैं प्लाया और पेडिमेंट। देखिए प्लाया क्या होते हैं, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवाएं प्रवाहित होती है ना, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे उनको इरोड करती है, हवाएं नीचे दबती हैं और उस क्षेत्र को इरोड करके क्या करती है, वहां पे नीचे ऐसे डिप्रेशन, गर्त टाइप का बना देते हैं, ऐसे गर्त का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। हवाएं ऐसे नीचे दबी, यहां से रेत सैंड पार्टिकल्स को उड़ा के आगे लगे, तो ये जो गर्त बनते हैं ना, इन गर्त में वर्षा का जल जब स्टोर होता है तो इनके बनने से क्या होता है भाई, एक अस्थायी प्रकृति की, कैसी अस्थायी प्रकृति की झीलों का निर्माण हो जाता है, छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ओके। इसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक एक लेक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये अस्थायी होते हैं, क्यों, बिकॉज जब टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है ना, तो वो क्या होती है, झीलों का अंदर जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर है, और साल्ट इन झीलों में बचा रह जाता है। क्लियर,
तो इस प्रकार की झीलें जो होती हैं इन्हीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या कहलाती है, प्लाया कहलाते हैं। क्लियर है? ओके। और पेडिमेंट क्या है? पेडिमेंट जनरली आपको, जो पेडिमेंट का मतलब होता है जो पिडमोंट या पेडिमेंट, हाँ पेडिमेंट बोले तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिकली कि जो गिरिपद क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग फ्रेंच में पेडिमेंट या कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो ये जो पेडिमेंट है ना, ये इसी तरीके के पर्वत है। ऐसे मान लो कोई पर्वत था, इनका इधर से अपर्दन अपक्षय होता गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा अपर्दित होके कहा नीचे की ओर ऐसे ढलान पे निक्षेपित होता गया। क्लियर है? तो जैसे जैसे ये हिस्सा अपर्दित होता जाएगा, अब इसकी ढाल देख रहे हैं आप, ये पीछे हटती जाएगी और ये वाला एरिया में क्या, यही अवसाद निक्षेपित होते जाएंगे। तो इस तरीके से पर्वत के गिरिपद क्षेत्र में एक उठा हुआ ऐसा पठारी क्षेत्र टाइप का एक लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा पर्वत था, इसका ये वाला हिस्सा इरोड हुआ और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो स्लोप है इसका पीछे हटता जाएगा जितना, उतना ही इसका विकास होता जाएगा। तो इनको पेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर? तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, आंसर में हम लोग चलें पहले, तो आंसर भाई हो जाएगा आपका इंसेलबर्ग। ओके ना? ओके, नेक्स्ट चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ, कम वर्षा वाले, ध्यान रखिएगा, जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अगर यहीं पे अधिक वर्षा होता, ठीक है, तो यहाँ पे तापमान और अधिक वर्षा की वजह से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि ये पूर्वी और दक्षिणी भाग में कह रहे हैं कम वर्षा वाले, तो यानी जो रेन शेडो एरिया है ना, पश्चिमी घाट पर्वतों के जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। ओके, तापमान वहां पे उच्च रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसी मृदा का निर्माण होता है। तो ये मृदा जो है आपका लाल और पीली मृदा होती है। कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। जब लाल मृदा, जो यहाँ पे ये आग्नेय चट्टाने हैं ना, जो पठार, ये जो दक्कन का पठार बना है, इन चट्टानों में जो लोहे के अवशेष हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये मिट्टी उनके अपर्दन से लाल कलर की दिखाई दी है। जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी को लाल मिट्टी कहते हैं। और जब उसमें क्या होता है भाई, नमी की मात्रा थोड़ी ज्यादा बन जाती है ना, जल योजक हो जाती है जब वो, तो वही आपको येलो कलर की दिखाई देने लगती है, ठीक है ना, रिएक्ट करके। तो लाल और पीली मृदा का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। जबकि लेटेराइट नीचे दक्षिण वाले क्षेत्रों में ही हम बात करें, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास होता है, ठीक है। जनरली इनसे हम लोग पत्थरों वगैरह का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण वगैरह इनसे करते हैं, काफी हार्ड होती हैं सूखने के बाद वो। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, लाल और पीली मिट्टी ये किसके लिए यूजफुल है? तो अगर हम बात करें जैसे कैशू वगैरह हो गया, बागानी फसलें हो गई, तंबाकू हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, उनका भी प्रोडक्ट, धान वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी फसलों का यहाँ पे चूंकि इसमें उर्वरता शक्ति इनकी कम होती है, तो फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना पड़ता है, उससे करके हम खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इतनी पॉइंट सफिशिएंट है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं को, जो आइसोथर्म रेखा होते हैं, आइसोथर्म कहते हैं इनको, ठीक है, के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? आइसोथर्म देखो, ये ऐसी लाइन है जो अगर हम बात करें आइसोथर्म लाइन क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो बताती हैं कि इसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, वो क्या है, वहां पे जो वायुमंडलीय दाब है वो समान है, ठीक है। तो इन समान वायुमंडलीय दाब को, ध्यान से सुनिएगा, इन समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना, उन्हीं को हम कैसी रेखा कहते हैं? ये समताप रेखा है ना। तो यहाँ पे मैं दाब की बात कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसी रेखाओं को, चलो दोनों ही बता दे रहा हूं मैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? समदाब रेखा, समदाब रेखा, ओके। इसको कहते हैं इंग्लिश में आइसोबार। सिमिलरली
ऐसे हमारे अगर हम लैंड पे बात करें या सागर में सतह पर बात करें, तो वहां पे ऐसी लाइन या ऐसे प्लेसेस जहां पे तापमान क्या हो, समान हो, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उनको क्या कहते हैं हम लोग, समताप रेखा कहते हैं। क्लियर है, आइसोथर्म। ठीक है, तो इनको हम लोग आइसोथर्म लाइन कहते हैं। तो यहां पे देखो क्या पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है। देखिए एक सिंपल सा फंडा समझिएगा, लैंड इफेक्ट होता है, एक सी इफेक्ट होता है। लैंड में बताऊं मैं, लैंड सरफेस जो होता है वो सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो लैंड बहुत तेजी से, पानी की तुलना में, सागरीय सतह या जल की तुलना में वो बहुत तेजी से गर्म होता है। क्लियर है, और उतना ही तेजी से ठंडा होता है, जबकि जो जलीय सतह होती है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे आपका गर्म होता है। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें, ये हमारा पृथ्वी है और इसमें उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम हमारा क्या है भाई, लैंड सरफेस है। वहां पे सागरीय सतह की मात्रा जो है या परसेंटेज एरिया कम है, लैंड सरफेस का ज्यादा है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें, यहाँ पे सागरीय सतह ज्यादा है, लैंड सरफेस यहां पे कम है। क्लियर है, तो ऐसे में सागरीय सतह, अब सागरीय सतह में तापमान में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। दिन भर धीरे धीरे तापमान गर्म होता है, ठंडा होता है, तो ज्यादा इसमें दैनिक तापांतर यहाँ पे इन सब एरिया में नहीं देखने को मिलता। जबकि यहाँ पे दिन में टेम्परेचर बढ़ गया 35, रात में घट के हो गया 18 डिग्री। ठीक है ना, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा इस एरिया में देखने को मिलता है। तो जब तापमान दिन के समय में लैंड सरफेस गर्म होता है तो इसके कॉन्टेक्ट में आने वाला जो जलीय क्षेत्र है वो भी गर्म होता है उसी हिसाब से। ठीक है ना, और यहाँ पे लैंड सरफेस कम है तो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता ये स्थलीय क्षेत्रों के, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान में ज्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती। और जब तापमान में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा तो समताप रेखाएं कैसी होंगी भाई, सीधी होंगी, ज्यादा इनमें अंतर देखने को नहीं। यानी यहाँ पे भी 20 डिग्री है, 12 डिग्री है, यहाँ पे भी 12 डिग्री, यहाँ पे भी 12 डिग्री। ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर देखने को इनमें नहीं मिलता। तो दक्षिणी गोलार्ध में यही कारण हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार की वजह से ये समताप रेखाएं सीधी होती हैं, न कि टेढ़ी मेढ़ी। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन और क्षमता ये दो चीजें हैं। तो उत्पादन की बात करें अगर हम लोग, यहां क्षमता की बात कर रहा है, क्षमता के मामले में जो तमिलनाडु वाला एरिया है ना, ये क्षमता के मामले में इंडिया में टॉप मोस्ट है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्षमता तमिलनाडु की है पवन ऊर्जा में। क्लियर है, ओके, विद्यमान है। लेकिन उत्पादन वहीं पे देखें तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, उत्पादन होता है यहाँ पे गुजरात में। ठीक है ना, पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है सीधे, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। अगर वहीं पे बात करता है उत्पादन तो हम गुजरात पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जहां पे विंड मिल्स वगैरह लगा के एनर्जी का यूज किया, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर, आगे बढ़े भाई। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है। तो भारत के अगर क्षेत्रफल की बात है, देखो भारत का भौगोलिक विस्तार जो है विभाजन किया गया है किन क्षेत्रों में, पर्वतीय, ओके, मैदानी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में। क्लियर है, ओके, पर्वत, पठार और मैदान, इन तीन क्षेत्रों में मुख्य रूप से विभाजन इसका किया गया। जिसमें अगर हम बात करें उत्तर के, ये जो उत्तर भारत का ये क्षेत्र है, इसमें पर्वतीय क्षेत्र, मध्य में और आपके तटीय क्षेत्रों में आपके मैदानी क्षेत्र हो गए, और प्रायद्वीपीय भारत का ये पठारी क्षेत्र। तो इसमें सर्वाधिक जो विस्तारित है वो दक्षिण भारत का पठार वाला जो एरिया है ना, सर्वाधिक विस्तार इसका है। यानी हम विंध्य क्षेत्र से देखें, विंध्य से लेके आपका और नीचे आपका केरला, तमिलनाडु तक के एरिया में आपका ये विस्तृत है। यानी नीलगिरी पर्वत तक का तमिलनाडु वाले हिस्से, इसके ऊपर का जो हिस्सा, इसके पश्चिमी तट पे पश्चिमी घाट, पूर्वी तट पे पूर्वी घाट, और बीच का ये पूरा एरिया आपका दक्षिण भारत का पठार आता है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक विस्तृत भाग यही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें विभिन्न पठार हैं, जैसे उनको सब डिवाइड कर दिया जाता है, दक्कन का पठार, तेलंगाना पठार, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, ओके, छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ पठार, ओके, ये सारे पठार उसी में, मैसूर का, कर्नाटक का पठार, ये सब उसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार इसका देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो बैरन जो है, जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार, अंडमान निकोबार में यहाँ पे सिचुएटेड बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र, क्या है भाई, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला,
क्लियर है? इस पॉइंट को बस आप बैरन के नाम से याद रखना। जब भी बैरन आए, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये भारत का, ठीक है? ये अंडमान निकोबार में, अंडमान जो है उसके समीप पे, अंडमान द्वीप के पास में स्थित है। क्लियर है? ओके, तो बैरन आइलैंड हो गया ये आपका एक्टिव, ठीक है ना? ओके, जबकि भारत में एक और आइलैंड है ऐसे ही, जो कि सुषुप्त कह सकते हैं उसको, उसका नाम है नारकोंडम आइलैंड। ये भी यहीं पे है, इसके दक्षिण में नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप जो है ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, ठीक है ना? ओके, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर? तो ये मैपिंग पे है। कई बार मैपिंग के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं। यूपीएससी भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछी है, स्टेट भी पूछते हैं, ठीक है ना? कुछ राज्य होते हैं, उनकी राजधानियां दे दी, उनके प्रमुख सिटीज दे दी, उनको मैप पे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। यानी आप इंडिया के मैप को देखे होंगे, प्रमुख राजधानी, प्रमुख शहरों के बारे में आप लोकेशन उनकी जानते होंगे, तब आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम लोकेशंस की बात करें, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु, तो ये कर्नाटक वाला एरिया आपका, भोपाल मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है? हैदराबाद आपका हो गया यहाँ पे, ओके, तेलंगाना, और आपका जो लखनऊ बचा ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पूरब में आपका लखनऊ का जो हिस्सा है इन सभी में पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। बाकी सब इनके पश्चिम में पड़ेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? देखिए रूर क्या है? रूर जो क्षेत्र है ये जर्मनी में, वेस्टर्न जर्मनी जो है, वेस्ट जर्मनी, वहां पर जो राइन नदी घाटी है ना, राइन नदी घाटी है, उसमें सिचुएटेड है रूर सिटी जो वहां की है, ठीक है ना? और ये एरिया जो है ये कोयला रिजर्व के लिए फेमस है। यहाँ पे बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है उसके रिजर्व मिलते हैं, और ये वर्ल्ड में इसी कोल रिजर्व के लिए अपने जाने जाता है, ठीक है ना? तो इसी से कंपेयर किया जाता है भारत का जो दामोदर नदी घाटी है, छोटा नागपुर पठार का ये एरिया, दामोदर नदी घाटी, तो इसको भी हम लोग कोल रिजर्व होने की, मैंने बताया था अभी कि इस नदी घाटी में जो भारत का 46% जो रिजर्व है अकेले इसमें है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का रूर बेसिन या भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? तो दामोदर नदी घाटी किसके लिए है? ये कोयला रिजर्व के लिए, कोयला भंडार, ठीक है ना? ओके, कोयला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दो क्वेश्चन ये बड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया, लॉ एज फॉर कोयला, इनके भंडार और इनका उत्पादन, कौन से 3 टॉप मोस्ट राज्य हैं, इनके नाम याद रखिएगा। पीछे मैं क्वेश्चंस में करा चुका हूं, जो पिछले टेस्ट है उनमें आप देख सकते हैं ऐसे ये क्वेश्चन। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? किस में कोयला भंडार सर्वाधिक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो झरिया है ना, झरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कोल रिजर्व देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? जबकि रानीगंज हो गया, ये वेस्ट बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली हो गया आपका मध्य प्रदेश, इन सब एरिया में इसके कंपैरिजन में क्या है आपका? कम। लेकिन यहाँ झरिया जो है आपका, झारखंड, ये सब एरिया, इसमें आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? मैक्सिमम कोल रिजर्व देखने को मिलेगा। तो इंडिया में टॉप मोस्ट आपका यही कोल रिजर्व एरिया है। क्लियर है? ओके, झरिया। नेक्स्ट चलते हैं, कौन बॉक्साइट का प्रमुख खान है? तो देखिए बॉक्साइट के प्रमुख खानों की बात करें तो इसमें लोहरदगा, झारखंड, ओके, सॉरी, ये जो एरिया है बॉक्साइट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है? बॉक्साइट, ठीक, जिससे एल्यूमिनियम वगैरह का एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट उसका अयस्क है, ठीक है? एल्यूमिनियम की बात करें तो हिंडाल्को वगैरह, क्वेश्चन में पहले करा चुका है, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, ये सब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये सब जो कंपनियां है ना, ये सब इन्हीं पे एल्यूमिनियम के उन पे प्रोडक्ट्स पे काम करती है। तो लोहरदगा की बात करें, ये झारखंड आपका, यहाँ पे बॉक्साइट के प्रमुख खान है। इसके अलावा जो खेतड़ी है राजस्थान, यहाँ पे कॉपर माइन है, कॉपर, तांबा वगैरह यहाँ पे निकाला जाता है। जावर भी वही हो गया। कलोल जो हो गया, कलोल आपका गुजरात, गुजरात, ये गांधीनगर जो है वहां, उसमें वहां की सिटी है एक, उसी के अंदर स्थित है कलोल, जो कि ऑयल पेट्रोलियम इनके लिए जाना जाता है ये एरिया, ठीक है? तो आंसर आपका होगा लोहरदगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं?
तो अगर हम बात करें ये साउथ इंडिया, यहाँ पे नीलगिरी जो क्षेत्र है, ओके, नीलगिरी क्षेत्र में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है आपका ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इन क्षेत्रों में नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह भी, टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वो भी पाए जाते हैं, जिनको हम लोग शोला वनस्पति के नाम से, शोला वनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु, ठीक है ना, इस एरिया में। और नीलगिरी जो है आपका, जानते होंगे इसके बारे में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट, इसका क्या है, एक जंक्शन है, यानी नोट है, एक गांठ है, इसको हम लोग गांठ भी कहते हैं, ठीक है। ओके, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, कि यहाँ पे ही आके दोनों घाट, ये पर्वत मिलते हैं नीलगिरी में, ओके। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोडा बेटा, ओके, ये इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी नीलगिरी की, ठीक। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखें। तो शोला वन आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार, टेम्परेट, और नीलगिरी, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नीलगिरी तहार जैसी कुछ IUCN जो एंडेंजर्ड और रेड लिस्ट प्रजातियां, वो भी आपको देखने को मिलती। तो इन सब प्रजातियों के बारे में भी थोड़ा बहुत आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चले चलते हैं। तो ये था हमारा आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर की आपको नीचे दे रखी है, इसमें आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट सेट के साथ, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साथ ही साथ हम लोग इसमें एग्रीकल्चर और इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, RO ARO में आपका एग्रीकल्चर बड़ा पूछा जाता है, उनसे होने वाले रोग और प्रजातियों के बारे में, ठीक है ना। तो ये एक कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आपको अपनी तैयारी, मेरिट लिस्ट में आने के लिए उनको प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लेके आएंगे। ओके, तो चलिए बने रहिएगा आप लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।